नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हल्द्वानी के वनपुलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अतिक्रमण हटाने और कब्जाधारियों को हटाने की वकालत की है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों के विस्तार और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। साथ ही वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने के लिहाज से अवैध कब्जे हटाना जरूरी है। और कुमाऊं में केवल हल्द्वानी स्टेशन ही एक है जिसका विस्तार किया जा सकता है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हजारों परिवारों का अवैध कब्जा है। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, केंद्र सरकार ने अपना रुख इस पूरे मसले पर साफ कर दिया है, ऐसे में अब लोगों के क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हलफनामा दायर किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे बेहद साफ है कि वनभूलपुरा के जो लगभग 4,500 करीबन घर वाले हैं, जिन पर लगातार जो है इस बात की तलवार पिछले हाईकोर्ट के फैसले के बाद लटक रही है कि इनके घरों को इनसे हटाया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा, तो उनकी यही प्रतिक्रिया है कि वो लोग परेशान हैं। क्योंकि पिछली बार इन्हीं दिनों जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया था और एक तरीके से अंतरिम राहत स्टे के रूप में मिली थी इनको सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एक बार फिर ये ठंड के बीच में इस तरीके का हलफनामा एक तरीके से इनकी सांसें सुखाने वाला है, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि भाई तरह तरह के दस्तावेज इन्होंने दिखाए, लेकिन कोई भी अभी तक मालिकाना हक के दस्तावेज जो है वो पेश नहीं कर पाया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का यह हलफनामा इनके लिए जरूर परेशानी पैदा करने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि जनवरी में ड्राफ्ट कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी और उसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए मई 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। तब से करीब 3 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। यूं तो कमेटी बहुत पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला लटकता रहा और कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी से उनकी बातचीत हुई है। यूसीसी कमेटी जनवरी में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से लागू हो, इसकी पहल उत्तराखंड से हो रही है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जनवरी में ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। शुरू से हम लोग कह रहे हैं जैसे ड्राफ्ट प्राप्त होगा तो विधानसभा के पटल पर रखते हुए उसको कानून का एक यानी कि बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनवरी में ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे न्याय विभाग को भेजेगी। न्याय विभाग इसे बिल का स्वरूप देते हुए कैबिनेट के पास भेजेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा में बिल को पास कराना होगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। उसको विधानसभा के पटल पर रखा जा सकेगा और जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा उसमें जो 3 मुख्य चरण हैं, प्रस्तावना, विचार और पारण की प्रक्रिया के पश्चात उस विधेयक के विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल का अनुमोदन। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और देश में पहली बार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कानून लागू हो सकता है, जिसके अगले चुनाव से पहले बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
कोटद्वार के गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और फर ठेली वालों के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठेली वालों के चालान काटे जा रहे थे। इस बीच चालान काटने और सामान जब्त करने से गुस्साए ठेली वालों की निगम कर्मचारियों के साथ हाथापाई हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। उत्तरकाशी के जंगलों में पिछले 4 दिनों से भीषण आग लगी है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों सहित मुकेम और डुंडा रेंज के वन आग से धू धू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ ग्रामीणों से जंगलों को आग से बचाने की अपील कर रहा है। में संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में मंदाल रेंज के मोहान बाजार में कई दिनों से एक बाघ घूमता नजर आ रहा है। देर शाम मोहान बाजार में बाघ घूमते हुए नजर आया और ग्रामीण शोर मचाकर वहां से भागते नजर आए। आपको बताएं, ऐसे में बाघ का आबादी क्षेत्र के आसपास दिखाई देने से लोगों में डर बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पर यहां पर बाघ के हमले में एक मजदूर घायल हो गया है। उसके बाद से लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। बाघ का आतंक वैसे तो पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन भीमताल के आसपास 3 महिलाओं का शिकार होने के बाद ग्रामीण ऐसी दहशत में जी रहे हैं जिसे बयां करना भी मुश्किल है। देखिए न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। खूबसूरत झीलों से घिरे भीमताल शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की रातें कुछ इसी अंदाज में गुजर रही हैं। सूरज ढलने से पहले ही आदमखोर ग्रामीण इलाकों के आसपास दस्तक दे रहा है, जिसके खौफ से लोगों के दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम है। दबे पांव दस्तक दे रहा ये आदमखोर अभी तक 2 महिलाएं और एक 20 साल की लड़की को अपना निवाला बना चुका है। हालात इतने खराब हैं कि पूस की इस कड़ाके की ठंड में लोग दिन दहाड़े धूप की तपिश के बीच भी अपने आंगन तक में बैठने से डर रहे हैं, क्योंकि आदमखोर की दहशत अंदर तक घर कर गई है। क्या चल रहा माहौल ये इलाके में? हमको आजकल बहुत डर लगना है और हमारे गांव में बाघ घूमते रहना, कतु गाय बच्ची मारे हाले और कुत्ते भी मार हाले। क्यों हम रात को बाहर नहीं आ सकन। हम बूढ़ी बाड़ी हैं और घर में बहुत हमको डर लगे। चारों तरफ बाघ घूम रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि यार 2-3 बाघ घूम रहे हैं। देखिए अभी ये अलचौना में कल एक महिला को मारा गया है, उससे पहले मलवा ताल में और पिंडरों में एक महिला को मारा गया है। 10 दिन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। तो और प्रशासन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कभी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, पूरी भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 को उसका सरलीकरण किया जाए और जो जानवर हिंसक हो रहे हैं उन्हें तुरंत मारने का आदेश जारी करे। स्थानीय लोग बच्चों, बुजुर्गों और अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। खौफ के साए के बीच लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह देरी से जागने और शाम को जल्द घरों में कैद हो रहे हैं ताकि आदमखोर का निवाला बनने से बच सकें। रहा है चारों ओर से शाम को आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की डर, बच्चे थोड़ा देर से आते हैं तो हमेशा डर बना रहता है। बाघ की आवाज़ शाम तक बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन। इससे सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय बाघ बहुत ज़्यादा मांसाहारी हो गया है। लोगों से विनम्र निवेदन है ग्रामवासियों से कि अपने को सतर्क रहते हुए अपने झुंडों में गाँव को जाएं और अपनी सावधानी के साथ अपने मतलब साधन और वो लेके गांव को और अपने मतलब व्यवस्था से सावधान रहें। जाहिर है भीमताल ब्लॉक की पिंडरो न्याय पंचायत से लेकर अलचौना, चाफी, मेहरा गांव से लेकर जोलीकोट, सूर्याजाला, सलड़ी और रानीबाग तक बाघ और गुलदार की दस्तक देखी जा रही है। वन विभाग ये तय ही नहीं कर पाया है कि 3 महिलाओं का शिकार कर चुका आदमखोर बाघ है या गुलदार। ये आदमखोर फॉरेस्ट टीम के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है।
10 किलोमीटर के दायरे में 14 दिनों के अंदर ये 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और अभी भी कई गांवों में दस्तक दे रहा है। ऐसे में रात का एक खूब अंधेरा भीमताल के ग्रामीणों के लिए काल के दस्तक देने जैसा है। रामनगर के आसपास बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पटरानी, सामलदे, कानिया और मालधन के ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण बढ़ते बाघों के हमले से परेशान हैं। इन ग्रामीणों की मांग है कि बाघ के हमले में मारे जाने वालों के परिजनों को सरकार 25-25 लाख का मुआवजा दे, साथ ही घायलों को 10 लाख की सहायता राशि देने के साथ उनका पूरा इलाज कराया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट के डायरेक्टर और स्थानीय विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा गर्मा गया है। लोक कलाकारों की महारैली का आह्वान रातों रात सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि सरकार की ओर से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए हमारी रिपोर्ट। मूल निवास पर हमने पहले ही कह दिया कि अब हम मूल निवास जो प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर जो भी अन्य भी जो काम होने हैं उन कामों पर भी हमारी समिति ने काम किया है। अभी प्रारूप बनाने के लिए भी हम समिति का गठन कर रहे हैं। अन्य जो भी मुद्दे उन मुद्दों को सबके साथ बात करके उसका हल कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून लागू करने की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने 24 दिसंबर को महारैली का ऐलान किया है। प्रदेश के लोक कलाकार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी महारैली में शामिल होने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। मामला भावनात्मक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। लिहाजा मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर मूल निवास से लेकर भू कानून जैसे मुद्दों के समाधान के लिए कमेटी के गठन का ऐलान करना पड़ा। दूसरी ओर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि उत्तराखंड को जो भी मिला वो संघर्ष करके ही मिला। लोकतंत्र में आंदोलन ही एक माध्यम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। तेरी हिकमत आजमानू बैरी मुठबोटी की रख, द्विदिनों की होरिच अब खैरी मुठबोटी की रख। कि हम लोगों को जो कुछ भी मिला है उत्तराखंड के लोगों को वो लड़के ही मिला है। वो चाहे यूनिवर्सिटी के मामले हों तो दोनों मंडलों में जब आंदोलन हुए तभी यूनिवर्सिटी मिली है, वैसे तो किसी ने सुध नहीं ली। जो राज्य मिला है उसका तो आप सब लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है। और उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था और स्थायी निवास को मूल निवास के बराबर मान लिया गया। हालांकि सरकार आदेश जारी कर चुकी है कि मूल निवास प्रमाण पत्र होने पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों का सवाल है कि स्थायी निवास की जरूरत क्या है। 15 साल राज्य में बिताने पर कैसे मूल निवासी का हक स्थायी निवास वालों को मिल रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून में पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्कर सौरभ हरिद्वार से देहरादून बेचने के लिए नशे की सामग्री लाया था। उत्तराखंड में साइबर क्राइम लगातार बढ़ने के बाद पुलिस मुख्यालय ने 150 से ज्यादा आईटी एक्सपर्ट हर थाने में बैठाने का फैसला किया है। कोटद्वार में को नदी के किनारे सुरक्षा दीवार नहीं बनने से लोग नाराज। बरसात में नदी से हुआ भारी कटाव, कई मकानों पर खतरा। हरिद्वार में जाट महासभा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोपेश्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर जनता ने भव्य स्वागत किया और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। टिहरी पौड़ी की 2 लड़कियों को जापान में जॉब मिली। मुख्यमंत्री कौशल का आयोजन किया गया, जिसमें सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के हीरो रहे रेड माइनर्स को मुख्यमंत्री ने खुद सम्मानित किया।
और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेड माइनर्स को 50-50 हजार रुपए का चेक भी दिया। सम्मानित होने वालों में वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, मोनू कुमार, फिरोज कुरैशी, नासिर खान, जतिन, देवेंद्र कुमार, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, सौरभ अंकुर के नाम शामिल हैं। बता दें कि सिलक्यारा टनल में 41 लोग लैंडस्लाइड के बाद फंस गए थे। बाद में मशीनें भी खराब होने लगी और अंत में रेड माइनर्स ने हाथ से मैनुअल खुदाई करके रेस्क्यू टनल बनाई थी, इससे टनल में फंसे लोगों को निकाला गया था। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज राज्यसभा में लैंसडाउन के विकास का मुद्दा उठाया। अनिल बलूनी ने लैंसडाउन कैंटोनमेंट के कुछ इलाकों में कैंटोनमेंट बोर्ड के नियमों में ढील देने की मांग की है। बलूनी ने कहा कि अगर नियमों में थोड़ी ढील दी जाए तो लैंसडाउन राजधानी दिल्ली के पास का सबसे खूबसूरत और पर्यटकों की पहली पसंद का डेस्टिनेशन बनकर उभर सकता है। बलूनी ने कहा कि लैंसडाउन दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक है और नैसर्गिक सुंदरता से लबरेज है। नैसर्गिक छटा से परिपूर्ण है। हिमालय का पूरा दृश्य वहां से दिखता है। वहां से जो बेस कैंप है वहां पर ऋषि कर्ण आश्रम भी वहां पर है। महोदय वहां पर सिद्ध बलि का बहुत बड़ा पीठ वहां पर है। लैंसडाउन के कुछ हिस्से को डीनोटिफाई कर दिया जाए या उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के नियम में कुछ छूट दी जाए तो निश्चित तौर पे लैंसडाउन देश का लोकप्रिय और जो पर्यटक है उनका पसंदीदा हिल स्टेशन बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ा है। उनमें से ज्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। पौड़ी जिले के 150 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल हुए लोगों का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से वो परेशान थे और अब बीजेपी का हिस्सा बनकर खासे खुश हैं। आज बीजेपी में शामिल होने वालों में पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा और उनके साथ की जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर हैं जो कि अब भगवा झंडे के तले आ गए हैं। जनता उस नेतृत्व को नकार नहीं सकती जो जमीन में खुद धरातल में काम कर रहा है। तो प्रेशर रहता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद सदस्य है, उनको भी लगता है कि कांग्रेस का नाम लेकर हमारा राजनीतिक धरातल बनने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी से आ रहे हैं और हमने अपने दरवाजे खोले हैं और बड़ी संख्या में अभी शुरुआत है, बहुत से लोग जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में काम कर रहे हैं और मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो जिस तरह की मैंने पहले भी वर्किंग देखी है, आज जिस तरह की हमको सहूलियतें मिल रही हैं, काम हो रहे हैं और ब्लॉकों में बड़ी मदद मिल रही है, तो मेरे को ये लगा कि भाई हम बीजेपी का दामन थामे। अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए चमोली के हिल स्टेशन औली आ रहे हैं तो आपके लिए स्थानीय महिलाओं ने खास पकवान बनाकर तैयार किए हैं। देखिए क्या है आपके लिए खास पहाड़ी थाली में, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में स्थानीय महिलाएं भी इस ओर अपने हाथ बढ़ाने का काम कर रही हैं। इस बार जोशीमठ क्षेत्र में सुनील वार्ड की महिलाओं ने औली आने वाले सैलानियों के लिए स्थानीय पकवान, आरसा और रोटाने तैयार किए हैं। आने वाले जो पर्यटन हैं उनके लिए भी हम ये आरसे रोटाने दे रहे हैं और वो लोग खूब इनको खरीद रहे हैं। आरसा बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में भिगोया जाता है और उसके बाद उसे ओखल में कूटकर बारीक करके गुड़ में मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। वहीं रोटाने आटे से तैयार होता है, उसमें भी गुड़, काजू, किशमिश और बादाम मिलाए जाते हैं और उसके बाद तेल में डालकर इन्हें भी तैयार किया जाता है। खल में कूटते हैं और उसके बाद वो करते हैं, हम गुड़ का पाक बनाते हैं उसमें और कढ़ाई में आरसे बनाते हैं और रोट और आरसे होते वो। पहाड़ों में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तब स्थानीय महिलाओं के द्वारा इन्हीं पकवानों को बनाया जाता है। तो वहीं अब नए साल का आगाज भी इस बार सैलानियों के लिए इन्हीं पकवानों को खिलाकर किया जा रहा है। देखिए आरसा जो है हमारी गढ़वाली और पहाड़ी संस्कृति का जो है अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ जो है कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो बिना आरसे का वो जो है पूर्ण नहीं है। ये क्षेत्र जो है अपने आप में जो है पर्यटन का क्षेत्र भी है। सुनील वार्ड की महिलाओं की छोटी सी कोशिश
हमारे पहाड़ी पकवान आरसे और रोटाने को नई पहचान दे सकती है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।